हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्राज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर डॉट कन्वेंशन समझ रहे हैं। मैंने डॉट कन्वेंशन के इससे पहले 2 वीडियोस पब्लिश कर दिए हैं। ये मेरा 3rd वीडियो है जिसमें आज मैं आपको डॉट कन्वेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है वो मैं समझाने जा रही हूँ। और यही अप्रोच मुझे धीरे धीरे टर्शरी वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर को समझने में मदद करेगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 2 वाइंडिंग्स जो है वो म्यूचुअली इंटरेक्टेड होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम कोर पर वाउंड की हुई है, लपेटी हुई है, पर दोनों का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी हमने एक रेजिस्टेंस और एक सोर्स के थ्रू करके रखा हुआ है। तो ऐसा सर्किट भी हो सकता है, किसी टिपिकल एप्लीकेशन में हम ऐसा सर्किट यूज कर सकते हैं, नॉट एन इशू। मतलब दिस इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मर बट स्टिल यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर एक्शन होगी। पर ठीक है, पहले हम फाइंड करेंगे ये म्यूचुअली कैसे एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रही हैं दोनों वाइंडिंग्स, और उसके बाद फिर मैं ये जो चीज़ें पूछी हुई है वो मैं फाइंड आउट करूंगी। और इनका म्यूचुअल इंटरेक्शन पता करना मतलब डॉट की लोकेशन पता करना। अगर यहाँ पार्ट ए की जगह ये कहा जाए कि दोनों का म्यूचुअल इंटरेक्शन कैसा है पता करिए, तब भी हम डॉट ही निकालेंगे, तब भी हम डॉट की लोकेशन को ही फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं पार्ट ए करती हूँ कि मुझे इन दोनों वाइंडिंग में डॉट्स की लोकेशन पता करना है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब डॉट्स की लोकेशन फाइंड आउट करना मतलब मुझे एक वाइंडिंग में सप्लाई देना पड़ेगा और दूसरे में इंडक्शन होने देना पड़ेगा। दोनों में इंडक्शन, एक में सप्लाई देंगे और दूसरे में इंडक्शन होने दूंगी, तब मुझे डॉट की लोकेशन पता चलेगी। तो ठीक है, चलिए मैं करती हूँ। तो मैं पार्ट ए सॉल्व कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे रीड्रॉ करना ही पड़ेगा वाइंडिंग को, दोनों वाइंडिंग्स को, और उनके रैपिंग सेंस को मेंटेन रखना पड़ेगा, बदल नहीं सकती। यहाँ पर वाइंडिंग पहले ऊपर से गई है तो पहले ऊपर से ले गए, और यहाँ पर वाइंडिंग पहले पीछे से है तो पीछे से ले गए। अब मैं इन दोनों में से एक वाइंडिंग में सप्लाई दूंगी, चाहे जो सप्लाई दूं, एक एसी सप्लाई दूंगी और दूसरे को मैं शॉर्ट करके रख देती हूँ। मुझे जस्ट उसमें फाइंड आउट करना है कि करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, जिसके हिसाब से मुझे डॉट की लोकेशन पता चलेगी। तो ये वोल्टेज V1 है जिसकी वजह से माना कि I1 करंट यहाँ से बह रहा है। तो I1 करंट जब यहाँ से एंटर करेगा तो नेचुरली प्लस साइन यही होगा, क्योंकि एनर्जी सप्लायर के पॉजिटिव पोलैरिटी से, यहाँ से पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट निकल रहा है और कंज्यूमर के पॉजिटिव पोलैरिटी में करंट एंटर करता है। तो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है तो नेचुरली फिर पॉजिटिव पोलैरिटी है ऊपर वाली ही होगी। अब जब पॉजिटिव पोलैरिटी है तो मैं राइट हैंड थंब रूल से फ्लक्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करूंगी, और फिंगर्स जो हैं वो वायर के अलोंग होगा, मतलब वाइंडिंग के वायर के अलोंग होगा। तो अगर ये कोर है और वायर ऊपर से जा रहा है तो इस कोर को पकड़ने में मेरी फिंगर्स ऐसे, जैसे वायर पकड़ रहा है लिम्ब को, वैसे मेरी फिंगर्स भी इसको पकड़ रही है। तो थंब कहाँ डायरेक्टेड है? ऊपर, और थंब की डायरेक्शन मुझे फ्लक्स की डायरेक्शन बता देगा। तो ठीक है, ये फ्लक्स की डायरेक्शन होगी जिसको मैं फिर से φ21 नाम दे देती हूँ, या ज़्यादा ना करे तो हम सीधे φ1 नाम दे देते हैं। ये फर्स्ट वाइंडिंग है और ये सेकेंड वाइंडिंग है। तो फर्स्ट वाइंडिंग से डेवलप होने वाला जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी से लिंक होने जा रहा है और उसका नाम मैंने φ1 कर दिया। ठीक है, अब लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग अब ये फ्लक्स जब इससे लिंक हो रहा है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये एसी वोल्टेज है, एसी करंट है, तो फ्लक्स भी कैसा होगा? एसी होगा। और एसी फ्लक्स है तो यहाँ पर जो इंड्यूस होने वाला वोल्टेज होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। वो ईएमएफ जो यहाँ पर इंड्यूस होगा वो यहाँ उसको मैं नाम दे रही हूँ E2। और ये E2 जो है वो सोर्स का काम कर रहा है इस सर्किट में, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सप्लायर कुछ भी नहीं है। तो ये जो वोल्टेज इंड्यूस होगा यही करंट बहाने लगेगा सेकेंडरी वाइंडिंग में या दूसरी वाइंडिंग में। तो अब मुझे पता करना है कि E2 की पोलैरिटी कैसी है, ताकि मैं यहाँ से बहने वाले I2 करंट की पोलैरिटी पता कर सकूं। पर मुझे ये मालूम है कि E2 की वजह से जो I2 करंट बहेगा, स्मॉल E2 लेना चाहिए, E2 की वजह से जो I2 करंट बहेगा, और ये I2 करंट जो होगा
वो ऐसी डायरेक्शन में होगा कि उसके जैसे फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो प्राइमरी से या फर्स्ट वाइंडिंग से आने वाले फ्लक्स के अपोजिट होगा। मतलब ∅2 फ्लक्स ऐसा डेवलप होगा सेकेंडरी वाइंडिंग से, और ∅2 फ्लक्स ऐसा डेवलप होगा। मतलब अगर मैं इस वायर के साथ मैच करते हुए थंब को मुझे ऊपर ही रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स की डायरेक्शन ऊपर है। तो अब वायर मेरी फिंगर्स के साथ कहाँ मैप हो रहा है, तो अगर मैं वायर थंब ऊपर रखती हूँ तो मुझे वायर पहले पीछे लेना पड़ेगा, और पीछे कहाँ से मिल रहा है, वायर ऊपर साइड में। और यही अलोंग द फिंगर सी हमेशा करंट की डायरेक्शन होती है। मतलब करंट अगर ऐसे बह रहा है और इस तरीके से वायर लपेटा हुआ है, बहता हुआ करंट लिम्ब को ऐसे पकड़ रहा है तो थंब ऊपर की तरफ है, मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो यहाँ भी हमने ऐसा लिया था, फ्लक्स ऊपर की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन ये वाली थी, I1 करंट ऐसे बह रहा था। अब यहाँ पे मुझे करंट की डायरेक्शन नहीं मालूम है, मुझे फ्लक्स की डायरेक्शन फिक्स हो गई। फ्लक्स मेरा यहाँ पर कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा, और ऊपर की तरफ होगा तो वायर कहाँ होगा, ये वाला। अब मुझे मैच करना है वायर जो है वो मेरे फिंगर्स के साथ मैच करे। तो ये मुझे सिचुएशन यहाँ पर मिल रही है, फिंगर्स भी पीछे जा सकते हैं और वायर भी यहाँ पर पीछे से जा रहा है। मतलब यही करंट की डायरेक्शन भी होगी, और करंट की डायरेक्शन ये वाली, मतलब बाहर करंट यहाँ से निकल रहा है, मतलब ये प्लस पोलैरिटी है, क्योंकि करंट हमेशा सोर्स के पॉजिटिव पोलैरिटी से निकलता है। और यहाँ पर सोर्स का काम ये E2 EMF कर रहा है जो वाइंडिंग के टर्मिनल्स के अक्रॉस यहाँ पर E2 काम कर रहा है, तो E2 की पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट बाहर निकलेगा। मतलब साइमल्टेनियसली ये दो टर्मिनल्स डॉट लेंगे, इन दो टर्मिनल्स पर मुझे क्या मिलेगा, डॉट मिलेगा। और मैं ब्लू कलर से आपको यहाँ पर शो कर देती हूँ ताकि आपको टिपिकली नजर आए। ये डॉट होगा और ये डॉट होगा, तो मुझे डॉट की लोकेशन पता चल गई है। डॉट की लोकेशन पता चल गई है तो मैं वो डॉट यहाँ लगा देती हूँ, क्योंकि यही दो वाइंडिंग जो इस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करती म्यूचुअली, इन्हीं दोनों वाइंडिंग को मैंने कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस और एक सोर्स के साथ सीरीज में। ये दोनों वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड है, एक टर्मिनल से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और दूसरे टर्मिनल से सोर्स कनेक्टेड है। तो अब ये मेरा पार्ट 1 हो चुका है। अब मैं पार्ट बी करने जा रही हूँ। पार्ट ए हो चुका है, पार्ट बी करने जा रही हूँ, और वो है ड्रॉ वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट। तो दोनों वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड है, एक टर्मिनल रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्टेड है और एक टर्मिनल सोर्स के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, मुझे वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। उसके लिए सबसे पहले मुझे इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैं इस कहाँ से V से शुरू करते हैं। V से मैंने चलना शुरू किया तो V सोर्स है और V इस वाले टर्मिनल को मैं A नाम दे रही हूं। तो ये A टर्मिनल से मैंने चलना शुरू किया। A से मैं पहली वाइंडिंग के उस टर्मिनल से कनेक्ट हो रही हूं जहां पर डॉट है। फिर उसके बाद वाइंडिंग हुई ये वाली, फिर आगे बढ़े, फिर रेजिस्टेंस मिला, फिर आगे बढ़े तो दूसरी वाइंडिंग मिली और दूसरी वाइंडिंग का भी डॉट मुझे इसी तरफ मिल रहा है। तो सेकेंड वाइंडिंग का भी डॉट मुझे यहाँ मिल रहा है रेजिस्टेंस की तरफ। फिर आगे बढ़े और सेकेंड टर्मिनल L2 का सोर्स से कनेक्टेड रहेगा V से। ये वाला L1 है, ये L2 है, और दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन कितना है M, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है M, और L1 L2 क्या है, इसके सेल्फ इंडक्टेंसेस है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस R है। अब इसमें से बहने वाला करंट, ये सर्किट कंप्लीट है तो एक करंट बहना शुरू होगा, तो मैं वो करंट I मानकर चल रही हूँ। यहाँ पर कितना करंट बह रहा है, I करंट बह रहा है। अब ये I करंट जो बह रहा है वो I करंट जो है इसमें से बहेगा तो इसमें म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करेगा, और इसमें से बहने वाला करंट इसमें म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करेगा। ये हमें मालूम है। एक L1 में, क्योंकि ये दोनों वाइंडिंग से एक दूसरे से म्यूचुअली इंटरेक्ट, पर हम इसको इनकॉर्पोरेट कैसे करें, हमें एक वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट भी लिखना है। और मैं एक चीज़ और लिख देती हूँ यहाँ पर कि राइट KVL इक्वेशन, मतलब एक KVL इक्वेशन भी हमें लिखनी है, ऐसा भी मैं मेंशन कर देती हूँ। और जनरली एग्जाम्स में यही पूछा जाता है डॉट कन्वेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। तो चलिए, और जैसा अभी मैंने बताया कि इसमें से बहने वाला जो करंट है वो इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करेगा,
और L2 से बहने वाला करंट L1 में म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करेगा, और L1 से खुद में बहने वाला करंट खुद में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करेगा, और L2 में खुद में बहने वाला करंट खुद में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करेगा। एक वोल्टेज इसका खुद का है और एक वोल्टेज नेबरिंग करंट की वजह से, नेबरिंग वाइंडिंग से बहने वाले करंट की वजह से, मतलब इसमें दो ईएमएफ्स डेवलप होंगे और इसमें भी दो ईएमएफ्स डेवलप होंगे। डॉट्स की लोकेशन उनके इंटरैक्शन को समझा रहा है। अब इस वाइंडिंग में दो ईएमएफ्स इंड्यूस होंगे, एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसमें भी दो ईएमएफ्स डेवलप होंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिपेंडेंट ऑन अनदर वाइंडिंग्स करंट है, मतलब इसमें इंड्यूस्ड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके करंट पर निर्भर कर रहा है और इसका म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके करंट पर निर्भर कर रहा है। मतलब ये कुछ डिपेंडेंट सोर्स जैसा मैं समझ लूँ, और ये डिपेंडेंट सोर्स है। तो चलिए मैं ऐसे इसको रिप्रेजेंट करती हूँ कि इस वाइंडिंग का खुद का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज, और एक डिपेंडेंट ऑन अनदर वाइंडिंग कंपोनेंट वो ये वाला वोल्टेज सोर्स हो गया, और एक रेजिस्टेंस हो गया ये वाला, और इस वाइंडिंग का खुद का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मैं इसके अक्रॉस बता दूंगी, और एक L1 से बहने वाले करंट पर डिपेंडेंट वोल्टेज को मैं डायमंड बॉक्स से बता दूंगी। मतलब जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको मैं डायमंड बॉक्स से शो करूंगी, क्योंकि ये डिपेंडेंट सोर्स जैसा है, इट इज डिपेंडेंट, इट्स मैग्नीट्यूड इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ऑफ सम अदर कंपोनेंट। मतलब इसका सेल्फ म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें से बहने वाला करंट पर निर्भर कर करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। अभी मैं इसको और कंप्लीट कर दूं सर्किट को, तो ऐसा होगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज L1 की वजह से, इसके अक्रॉस का वोल्टेज L2 की वजह से है, रेजिस्टेंस में से बहने वाला करंट I होगा तो R इंटू I ऐसा होगा। ये जो ईएमएफ देगा L1 का वो L1 di/dt होगा, क्योंकि इसमें से बहने वाला करंट I है, सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, तो L1 di/dt हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा L2 di/dt, क्योंकि इसका खुद में से बहने वाला करंट कितना है, सब में से कितना करंट बह रहा है I। अब इसमें से बहने वाला करंट भी I है, इसमें से बहने वाला करंट I है, तो ये हो जाएगा M di/dt। मतलब फर्स्ट वाइंडिंग में सेकेंड से बहने वाले करंट की वजह से म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ M di/dt होगा, और इसका भी म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ M di/dt। I जो है वो इससे बहने वाला करंट है, ये वाला I वो है जो इससे बह रहा है, मतलब I एक ही है। कहने का मतलब ये है कि ये वाली क्वांटिटी इसके करंट की वजह से और ये वाली क्वांटिटी इसके करंट की वजह से, ये बता रही हूं मैं। अब जब कंपोनेंट में करंट एंटर करता है वहां पर प्लस साइन होता है, दूसरी तरफ माइनस होता है, ये प्लस माइनस होगा। अब म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ्स की पोलैरिटी कैसी होगी वो डिसाइड होगा प्रीवियस वीडियो के केस 1 या केस 2 से। केस 1 में एक डॉट से करंट एंटर करता है, दूसरे डॉट से बाहर जाता है, या जैसा भी है, तो वहां पर दोनों की पोलैरिटी अपोजिट होती है। और सेकंड केस क्या था, एक डॉट से करंट एंटर करना, दूसरे से भी एंटर करना, या एक डॉट से लीव आउट करना, दूसरे से भी लीव आउट करना, तो उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी एडिटिव हो जाती। अब देखो क्या हो रहा है, इस डॉट से I एंटर कर रहा है और इस डॉट से भी I एंटर ही करेगा, I ऐसे ही बहेगा ना, I ऐसे ही बहेगा, तो इस डॉट से भी एंटर कर रहा है, इस डॉट से भी एंटर कर रहा है, मतलब ये केस 2 बन रहा है। और केस 2 है मतलब दोनों की पोलैरिटी एडिटिव होगी, मतलब इसके सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्लस साइन लेफ्ट में है, तो इसके म्यूचुअली इंड्यूस्ड का भी लेफ्ट में प्लस साइन ही होगा, और यहाँ पर भी इसके लेफ्ट में प्लस है तो इसके म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ में भी लेफ्ट में प्लस होगा। इस तरीके से ये पूरा वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट है। दिस इज वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट, वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। अब अगर मैं केवीएल इक्वेशन लिखूं, पहले मैं डी पार्ट कर लेती हूं, मतलब मैं सी पार्ट से ही डी पार्ट बना रही हूं, तो सी सॉल्व कर रही हूं पर केवीएल इक्वेशन पहले लिख रही हूं। अगर आप इसे अलग से ना भी दे तो भी मुझे लिखना तो पड़ेगा ही केवीएल इक्वेशन। तो केवीएल इक्वेशन मुझे यहाँ पर जो मिलेगी वो V = L1 di/dt प्लस M di/dt
प्लस आर इंटू आई प्लस L2 di/dt प्लस m di/dt, ऐसी पूरी मेरी इक्वेशन हो जाएगी। ये प्लस पोलैरिटी माइनस पोलैरिटी, तो ये राइज मिलेगा, ये ड्रॉप्स मिलेंगे, तो इक्वल टू के इस तरफ वोल्टेज राइज ले लिया, उस तरफ सारे ड्रॉप्स ले लिए। तो यहाँ पर मुझे जब इसको मैं पूरा देखूंगी तो RI लिख दूं और फिर di/dt कॉमन निकाल लूँ, बाद में निकालती हूँ। di/dt कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट में मुझे क्या मिलने वाला है, L1 प्लस ट्वाइस m प्लस L2, ये मिलने वाला है। और यही मेरा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो मिल रहा है वो L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस m मिल रहा है और इसकी यूनिट रहेगी हेनरी। ये पूरा सारे पार्ट्स मैंने इसमें सॉल्व कर दिए। डी पार्ट में मैंने केवीएल इक्वेशन ज़रूर लिखा था, पर ठीक है, सी पार्ट को मैं केवीएल इक्वेशन करके डी पार्ट में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस भी कर सकती थी। तो मैं प्रॉब्लम को थोड़ा सीक्वेंस फाइंडिंग का जो है वो चेंज कर रही हूँ। यहाँ केवीएल इक्वेशन लिख देती हूँ और यहाँ पे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस लिख देती हूँ। तो ये पूरा प्रॉब्लम जिसमें 4 चीज़ें पूछी गई थी, सारी हमने 1 बाय 1 फाइंड आउट किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आज के वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे जाके मैं इस प्रॉब्लम की टफनेस बढ़ाऊंगी, मतलब मैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस से फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।